दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। अगर आपने इस इंसान जैसी एक छोटी सी गलती भी कर दी, तो मुश्किल वक्त में आपकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। 7 अगस्त 1981 की ठंडी सुबह 34 साल का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कार्ल मैक्कन अलास्का के एक सुनसान इलाके में झील के किनारे खड़ा था। वो अपनी राइफल की गोलियों के डिब्बे एक एक करके झील में फेंक रहा था। जैसे ही हर डिब्बा पानी से टकराता, उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। पिछले 5 महीनों से कार्ल अकेले उत्तरी अलास्का के बेहद दूर दराज इलाके में रह रहा था। ये जगह आर्कटिक सर्कल के अंदर थी, जहां चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां, घने जंगल और अंतहीन खामोशी थी। उसे यहां एक छोटे से विमान ने छोड़ा था। उसी झील के किनारे उसने अपना टेंट लगाया और अगले 5 महीनों तक प्रकृति की तस्वीरें खींचता रहा। इन 5 महीनों में उसने किसी इंसान को नहीं देखा, किसी से बात नहीं की, यहां तक कि आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी भी नहीं थी। न सड़कें थी, न मोबाइल नेटवर्क, न कोई रेंजर, सिर्फ वह और जंगल। उस दिन उसे लेने उसका दोस्त छोटे विमान से आने वाला था। कार्ल आसमान की तरफ बार बार देखता और विमान की आवाज सुनने की कोशिश करता, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। फिर भी वो परेशान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के बीच सिर्फ पिकअप की तारीख तय हुई थी, समय नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि आज किसी भी वक्त उसका दोस्त आ जाएगा। इंतजार करते हुए उसने अपना सामान समेटना शुरू किया। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। जिस छोटे विमान से उसका दोस्त आने वाला था, उसमें शायद उसका सारा सामान नहीं आ पाएगा। इसलिए उसने सोचा कि अब इन गोलियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो एक एक करके गोलियों के डिब्बे झील में फेंकने लगा। इसी बीच अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कार्ल ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर खींच ली। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद आर्कटिक की रातें हड्डियां जमा देने वाली होती हैं। उसे अकेले जंगलों में रहना बेहद पसंद था, लेकिन अब वह अपने घर लौटने, दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए भी उतना ही उत्साहित था। जब वो आखिरी गोलियों का डिब्बा भी पानी में फेंकने वाला था, तभी दूर कहीं से भेड़िए के हुआ करने की आवाज सुनाई दी। वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने सोचा, जब तक विमान नहीं आ जाता, इसे अपने पास ही रख लेता हूं। और यही फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित होने वाला था। उसने आखिरी एमिनेशन बॉक्स वापस अपने बैग में रखा और झील के किनारे पहुंचा, जहां उसने मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगाया हुआ था। जाल में 2 बड़ी ट्राउट मछलियां फंसी थी। वो उन्हें लेकर वापस कैंप आया, आग जलाई और खाना तैयार करने लगा। खाना खाते हुए भी उसकी नजर बार बार आसमान पर जा रही थी। शायद अब विमान दिखाई दे जाए। लेकिन शाम ढल गई और आसमान वैसा ही खाली रहा। खाना खत्म करने के बाद कार्ल ने अपनी डायरी निकाली और इस सफर के आखिरी दिन के अनुभव लिखने लगा। इसके बाद वह अपना सामान लेकर झील के किनारे उस जगह बैठ गया जहां विमान को उतरना था। वो घंटों तक इंतजार करता रहा। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई, लेकिन विमान नहीं आया। फिर भी कार्ल ने खुद को समझाया कि शायद थोड़ी देर हो गई होगी। आखिर ये उसकी सबसे सफल फोटोग्राफी ट्रिप थी। उसने 500 से भी ज्यादा फिल्म रोल शूट किए थे, जिन्हें बेचकर वो अगले साल फिर इसी जगह आने का सपना देख रहा था। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसकी नजर डूबते हुए सूरज पर पड़ी। तभी पहली बार उसके दिल में बेचैनी पैदा हुई। आर्कटिक क्षेत्र में गर्मियों के दौरान सूरज लगभग 20 घंटे तक दिखाई देता है। अगर अब सूरज डूब रहा था, तो इसका मतलब आधी रात हो चुकी थी। और अब यह साफ था, जिस दोस्त को आज उसे लेने आना था, वो नहीं आने वाला था। यहीं से कार्ल की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगली सुबह वह जल्दी उठा, अपना सामान फिर से तैयार किया और पूरे दिन झील के किनारे बैठकर विमान का इंतजार करता रहा। लेकिन पूरा दिन निकल गया, विमान नहीं आया।
उसने खुद को दिलासा दिया कि शायद तारीख में कोई गलती हो गई होगी या फिर दोस्त किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। लेकिन फिर एक दिन और बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर दिन उम्मीद थोड़ी थोड़ी टूटती चली गई। तभी अचानक उसे 6 महीने पुरानी एक बात याद आई। जिस रात उसने अपने दोस्त रॉरी के साथ इस ट्रिप की योजना बनाई थी, दोनों ने काफी शराब पी रखी थी। उसी दौरान कार्ल ने पूछा था, क्या तुम मुझे 7 अगस्त को लेने आओगे? रॉरी ने जवाब दिया था, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पक्का बता पाऊंगा। ट्रिप की तैयारी और उत्साह में कार्ल दोबारा कभी ये कंफर्म ही नहीं कर पाया कि उसका दोस्त सच में आने वाला भी है या नहीं। अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। रॉरी ने तारीख नहीं भूली थी, वो शायद आने वाला ही नहीं था। कार्ल यह भी जानता था कि इस इलाके से कोई दूसरा विमान गुजरने की संभावना लगभग शून्य थी। पूरे 5 महीनों में उसने एक भी विमान आसमान में नहीं देखा था। अब उसकी आखिरी उम्मीद यही थी कि घर वाले उसे मिसिंग घोषित कर दें। लेकिन यहां भी एक बड़ी समस्या थी। कार्ल अक्सर बिना किसी को बताए लंबी यात्राओं पर निकल जाता था। वो न अपनी लोकेशन बताता था और न लौटने की तारीख। कुछ समय पहले भी वह तय समय से काफी देर बाद लौटा था। तब उसके पिता ने चिंता में पुलिस को सूचना दे दी थी। घर लौटने पर कार्ल ने अपने पिता से कहा था, अगर मैं कभी देर से लौटूं तो पुलिस को मत बताइए, मैं ठीक ही रहूंगा। यही एक गलती अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। अब उसके सामने अलास्का की खतरनाक सर्दी थी, सीमित राशन और सिर्फ गोलियों का एक डिब्बा। अगस्त का आखिरी सप्ताह आ चुका था। अब कार्ल पूरी तरह समझ चुका था कि कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला, यहीं रुककर किसी चमत्कार का इंतजार करना। यह विकल्प सुरक्षित जरूर था, क्योंकि उसे पता था कि खाना कहां मिलेगा, लकड़ियां कहां से मिलेंगी और वह ठंड से खुद को कैसे बचा सकता है। लेकिन यह उसे सिर्फ जिंदा रख सकता था, बचाकर घर नहीं पहुंचा सकता था। दूसरा रास्ता था करीब 120 किलोमीटर दूर मौजूद सबसे नजदीकी बस्ती तक पैदल निकल जाना। लेकिन यह रास्ता मौत से भरा हुआ था। बीच में कोई सड़क नहीं, कोई इंसानी निशान नहीं। जरा सी फिसलन जान ले सकती थी। ऊपर से भेड़ियों से भरा जंगल, बदलता मौसम और रास्ते में खाने की कोई गारंटी नहीं। कार्ल जानता था कि दोनों फैसले खतरनाक हैं, लेकिन फैसला तुरंत लेना जरूरी था, क्योंकि आर्कटिक की बेरहम सर्दियां अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इसी सोच में डूबा कार्ल अपने खरगोश पकड़ने वाले जाल की तरफ गया। इस बार किस्मत उसके साथ थी। जाल में एक खरगोश फंसा हुआ था। उसे देखकर उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। वह उसे कैंप में लेकर आया, आग पर पकाया और खाना शुरू किया। खाते खाते उसके मन में एक ख्याल आया, शायद यहां रहना उतना भी बुरा नहीं है। कम से कम खाने का इंतजाम तो हो ही रहा है। कार्ल ने खुद को समझाया, अगर मैं यही रुका रहा तो शायद कुछ और दिनों तक आराम से जिंदा रह सकता हूं। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह बात साफ थी कि यह फैसला हमेशा के लिए उसे नहीं बचा सकता। कैंप में रहते हुए वह खाने का इंतजाम तो कर सकता था, लेकिन आसपास घूमने वाले भेड़िए, भालू और दूसरे शिकारी जानवर किसी भी वक्त उसके लिए खतरा बन सकते थे। सबसे बड़ी बात, अब उसके पास गोलियों का सिर्फ एक ही डिब्बा बचा था। तभी अचानक खामोशी को चीरती हुई एक आवाज उसके कानों में पड़ी। वह किसी छोटे विमान के इंजन की आवाज थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। आखिर 5 महीनों में उसने एक भी विमान नहीं देखा था। लेकिन जब उसने आसमान की तरफ नजर उठाई तो उसकी आंखें चमक उठीं। दूर एक छोटा विमान सीधा उसकी कैंप साइट की तरफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। कार्ल बिना एक पल गवाए अपने टेंट की तरफ दौड़ा। उसने सबसे चमकीले रंग वाला सामान उठाया, अपना स्लीपिंग बैग।
वह बाहर आया और पूरी ताकत से उसे हवा में लहराने लगा ताकि पायलट उसे आसानी से देख सके। कुछ ही सेकंड बाद उसने विमान पर लिखा नाम पढ़ लिया। यह अलास्का स्टेट ट्रूपर्स का विमान था। उसके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। उसे यकीन हो गया कि आखिरकार किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी है और अब उसे बचाने लोग पहुंच चुके हैं। विमान इतना नीचे आया कि कार्ल साफ देख सकता था कि पायलट उसी की तरफ देख रहा है। दोनों की नजरें मिली और खुशी से झूमते हुए कार्ल ने अपनी एक मुट्ठी हवा में उठा दी। उसे पूरा भरोसा था कि अब विमान कुछ ही मिनटों में उतरने वाला है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विमान ने थोड़ा आगे जाकर मोड़ लिया। वह दोबारा उसकी कैंप साइट के ऊपर से नीचे उड़ता हुआ निकला। कार्ल को लगा कि शायद पायलट उतरने के लिए सही जगह तलाश रहा है। वह तेजी से अपना सामान समेटने लगा ताकि जैसे ही विमान उतरे वो तुरंत रवाना हो सके। लेकिन विमान कभी नहीं उतरा। वो धीरे धीरे दूर जाता गया और फिर हमेशा के लिए आसमान में गायब हो गया। पूरा दिन कार्ल उसी दिशा में देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद विमान वापस लौट आएगा, लेकिन शाम हो गई, फिर रात, और कोई नहीं आया। उस रात कार्ल को नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोचता रहा, पायलट ने मुझे देखा था, फिर वो रुका क्यों नहीं? शायद जमीन बहुत उबड़-खाबड़ थी, शायद यहां उतरना संभव नहीं था, या शायद वो मदद लेकर दोबारा लौटेगा। यही उम्मीद उसे टूटने नहीं दे रही थी। रात काफी लंबी थी। समय काटने के लिए उसने कुछ पढ़ने का फैसला किया, लेकिन महीनों की तन्हाई में वो अपनी सारी किताबें, मैगजीन और नोट्स कई बार पढ़ चुका था। अब पढ़ने लायक कुछ बचा ही नहीं था। तभी सामान टटोलते हुए उसके हाथ एक कागज लगा। वो उसका हंटिंग लाइसेंस था। ये वही दस्तावेज था जिसे उसने कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं था। उसने यूं ही उसके नियम पढ़ने शुरू किए। कुछ पन्ने पलटे और अचानक एक लाइन पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने वही लाइन दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार, और उसी पल उसे समझ आ गया कि वो विमान उसे छोड़कर क्यों चला गया। उस एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। इसके बाद भी कई हफ्तों तक कार्ल हर दिन आसमान की तरफ देखता रहा, लेकिन वह विमान कभी वापस नहीं आया। जब तक उसने ये सच्चाई स्वीकार की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पैदल निकलना लगभग नामुमकिन था। सर्दियां पूरी तरह दस्तक दे चुकी थी। कुछ ही दिनों में झील जम गई। मछलियां पकड़ने का उसका एकमात्र सहारा खत्म हो गया। उसके लगाए सारे फंदे खाली रहने लगे क्योंकि आसपास के जंगली जानवर पहले ही हर शिकार को पकड़ लेते थे। अक्टूबर आते आते कार्ल का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। नवंबर तक हालत इतनी खराब हो गई कि वह भूख और ठंड दोनों से लड़ते लड़ते टूट चुका था। 26 नवंबर, उसने अपनी डायरी खोली। उसके पास खाने का आखिरी टुकड़ा भी खत्म हो चुका था। आर्कटिक की बर्फीली हवाएं अब असहनीय हो गई थी। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उसकी उंगलियां काली पड़ने लगी थी। बीमारी ने भी उसे पूरी तरह घेर लिया था। उसके सामने जलती हुई आग अब बुझने लगी थी, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो चुकी थी। उसे समझ आ गया, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने डायरी में आखिरी बार कुछ शब्द लिखे। उन्होंने कहा था, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। फिर उसने डायरी बंद की, राइफल उठाई और बची हुई आखिरी गोलियों का डिब्बा अपने पास रखा। कुछ ही देर बाद अलास्का के उस सुनसान जंगल में एक गोली की आवाज गूंजी और फिर हमेशा के लिए सब कुछ शांत हो गया। कई महीनों बाद फरवरी 1982 में अलास्का स्टेट ट्रूपर्स जब वहां पहुंचे तो उन्हें कार्ल का निर्जीव शरीर मिला। बाद में जब जांच हुई तो एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई। जिस वक्त रेस्क्यू विमान उसके ऊपर से गुजर रहा था, खुशी में कार्ल ने अपनी एक मुट्ठी हवा में उठाई थी।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हंटिंग लाइसेंस में साफ लिखा था, एक हाथ ऊपर उठाना यूनिवर्सल सिग्नल माना जाता है कि मैं सुरक्षित हूं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। पायलट ने वही संकेत देखा और यह समझकर वहां से लौट गया कि कार्ल बिल्कुल ठीक है। अगर उस समय कार्ल दोनों हाथ ऊपर उठाता तो उसका मतलब होता, मैं संकट में हूं, कृपया मुझे यहां से निकालिए। सिर्फ एक गलत इशारा और एक छोटी सी जानकारी की कमी उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है, किसी भी कठिन सफर पर निकलने से पहले पूरी तैयारी करें, हर नियम को ध्यान से पढ़ें और अपने परिवार या दोस्तों को हमेशा अपनी लोकेशन और वापसी की जानकारी देकर जाएं। कई बार जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छोटी सी जानकारी का फर्क होता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो अगली कहानी आपके होश उड़ा देगी। फिर मिलते हैं एक और वास्तविक घटना के साथ।